तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो भाई बफर सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होती है और बफर सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो बफर सॉल्यूशन जो है, पहली बात कि अगर आपके पास कोई भी एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, जो बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो वो अपनी पीएच जो है वो जल्दी चेंज कर लेती है अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाए, यानी उसको डाइल्यूट किया जाए, या फिर थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस डाला जाए। तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो ऑल ऑफ सडन ज्यादा मिकदार में चेंज हो जाए। देसी सॉल्यूशन जो बफर सॉल्यूशन नहीं है, उसमें अगर थोड़ा सा पानी डाला जाए या थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस की ऐड की जाए, तो उसकी पीएच जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी, वो सेम नहीं रह पाएगी, वो ऑल ऑफ सडन उसका बिग वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि बफर सॉल्यूशन में ये खासियत होती है तो कि वो फॉर अ लॉन्ग टाइम अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को मेंटेन रखता है। क्यों रखता है वो तो हमें बस बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी से पता चलेगा, पर अब नॉर्मल सॉल्यूशन अपनी पीएच मेंटेन क्यों नहीं रख सकती, तो इसको भी जरा देखते हैं। देखें, हम घर में जो पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो क्या होता है, प्योर होता है कि मिक्सचर होता है? प्योर होता है, मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है। उस H2O में काफी सारे साल्ट्स डिजोल्व होते हैं, ठीक है बेटा, काफी सारे साल्ट्स डिजोल्व होते हैं। अगर ये जो आपका पानी है, अगर ये गिलास में है, ठीक है, तो गिलास क्या होता है बेटा, गिलास होता है सोडियम, पोटाशियम और जो है बोरान के ये सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकेट के, ठीक है। तो सिलिकेट आपका फार्मूला क्या होता है, SiO2, ठीक है। तो सिलिकेट ये होते हैं, बल्कि SiO3, ठीक है, आगे मेटल लगा होगा, तो ये सिलिकेट होते हैं। अब क्या होगा कि जब जो वाटर है, ठीक है, गिलास में वाटर पड़ा हुआ है, तो ये गिलास जो है, ये जो मेटल सिलिकेट है, इसमें क्या होगा कि ये पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होके ये क्या देगा आपको, मेटल का क्या बन जाएगा, कोई भी मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और ये सिलिक एसिड बन जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अब सिलिक एसिड बनने से क्या होगा कि पानी की पीएच पहले अराउंड 7 थी, ठीक है। अब सिलिक एसिड जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बनता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की पीएच क्या होती जाएगी, चेंज। एक ये वजह है कि आपने शीशे के गिलास में पानी रखा हुआ है और पानी क्या था, सॉल्यूशन था, तो उसमें काफी सारे साल्ट डिजोल्व थे। तो ये जो सॉल्यूशन है पानी वाली, ये ज्यादा देर इसलिए पीएच मेंटेन नहीं रख सकती क्योंकि गिलास में जो सिलिकेट थे उन्होंने सिलिक एसिड बना दिया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर आपने किसी और गिलास में पानी रखा हुआ है, से आपने स्टील के बर्तन में पानी रखा हुआ है, ठीक है, स्टील के बर्तन में, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो पानी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही वाटर से कोलाइड करेगी, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड। अगेन कार्बोनिक एसिड बनने से ये सॉल्यूशन जो वाटर है ये अपनी पीएच मेंटेन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। बफर सॉल्यूशन वो होती है जो अपनी पीएच को फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अब उसकी फिर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस ये होती हैं कि भाई इंडस्ट्रीज काफी में बफर सॉल्यूशन जो है उसकी एप्लीकेशन ये होती है कि फूड को अगर आप ज्यादा देर प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पीएच पे होगा, तो उसका टेस्ट और उसकी जो क्या कहते हैं डिसइंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी। अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो खाने का जो जायका है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो काफी फूड में पीएच बफर यूज किया जाता है ताकि उसकी जो पीएच है वो मेंटेन रहे, उसका टेस्ट मेंटेन रहे। बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करे। अगर पीएच इस रेंज से आउट हो जाए तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या तो टेम्पररी डिक्रीज होती है या फिर परमानेंटली एंजाइम आपका काम करना छोड़ देगा। तो एवरी एंजाइम वर्क्स एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, एट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच मेंटेन रखना बफर का काम होता है। पीएच मेंटेन रखना किसका काम होता है? बफर का काम होता है। ठीक है, हाँ हाँ, सदर को एक्सपायरी सबकी होती है ना, तुम्हारी भी है, हमारी भी है, सबकी होती है। हाँ, तो बफर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, तो यार की वीडियो क्यों देख रहा है कि वो देखना। चल भाई, तेरी ख्वाहिश पूरी, अब तो किसी को नहीं देख पाएगा। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जो पीएच को मेंटेन रखती है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक एंजाइम जो है, अगर उसकी ऑप्टिमम पीएच से पीएच इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होने से लाइफ का वो प्रोसेस जो एंजाइम कैटलाइज कर रही थी वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए ब्लड की जो पीएच है, ठीक है, अब ब्लड कंटिन्यूसली फूड से एसिडिक खाना भी रिसीव करता है, बेसिक खाना भी रिसीव करता है, पर उसकी पीएच जो है वो 7.3 से लेके 7.4 के दरमियान क्या करती है? वेरी करती है। तो इस पीएच को मेंटेन कौन रखता है? पीएच को मेंटेन बफर, पीएच को मेंटेन बफर रखता है। अच्छा, ब्लड में बफर कौन सा होता है? मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ राय है। तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड और आपका जो कार्बोनेट आइन है या बाइकार्बोनेट आइन जो ब्लड में मौजूद होगा। काफी बुक तो लिखते हैं कि जो हेमोग्लोबिन का जो हेम प्रोटीन है उसके में जो अमाइनो ग्रुप है वो एज अ बेस काम करेगा, कार्बोनिक एसिड एसिड काम करेगा और ये बफर बनाते हैं। ठीक है, फिर व्हाटएवर, तो इसकी ब्लड की जो पीएच है उसको इस रेंज में रखना, इस रेंज में रखना किसका काम है? बफर सॉल्यूशन का। अगर बफर सॉल्यूशन ना होती तो हमारा जो लाइफ सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता, लाइफ एक्टिविटी जारी नहीं रह सकती। अब बुक की लैंग्वेज पे आते हैं। बुक क्या कहता है कि बफर सॉल्यूशन क्या होती है? ठीक है, इट इज ऑफन नेसेसरी टू मेंटेन पीएच ऑफ सर्टेन सॉल्यूशंस इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम इंडस्ट्री में या फिर लेबोरेटरी में सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन रखें, क्योंकि कुछ कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट रेंज ऑफ पीएच में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पीएच को एक पर्टिकुलर रेंज में रखा जाए। अच्छा, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम ये कर सकते हैं, पीएच मेंटेन कर सकते हैं, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी जरूरत है, वो कैसे? बाय द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। है क्या? बफर सॉल्यूशन इज वन हुज पीएच नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, चेंज होती है पर इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। चेंज ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होती, चेंज होती है बफर की पीएच, पर इतनी नहीं होती जितनी के नॉन बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होगी। ठीक है, तो चेंज सिग्निफिकेंटली ऑन डाइल्यूशन, कि अगर आप पानी डालते हो तो जाहिर है मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मोलरिटी चेंज हो जाएगी। कल हमने फार्मूला किया था ना, M1V1 = M2V2। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा देते हो तो V2 क्या गया? बढ़ गया, V2 बढ़ गया तो मोलरिटी कम हो जाएगी। अगर आप पानी निकाल लेते हो, अगेन मोलरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। इन आइदर केस क्या होगा कि आपकी मोलरिटी चेंज होगी एसिड की, तो पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि पीएच का पता है ना आपको, पीएच = -+ एच आइन कंसंट्रेशन। अब अगर आपकी मोलरिटी बढ़ती है तो एच आइन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, एसिड स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगर आप मोलरिटी कम करते हो तो पीएच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। ठीक है, लो पीएच पे एसिड स्ट्रांग होता है, लो पीएच पे बेस स्ट्रांग होता है। लो पीएच पे एसिड स्ट्रांग होता है, हाई पीएच पे बेस स्ट्रांग। पीएच हाई होनी चाहिए तो स्ट्रांग बेस होगा, पीओएच लो होनी चाहिए। पीएच लो तो एसिड स्ट्रांग, अगर पीओएच लो तो बेस एसिड वीक होगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि even if small amount of acid or base is added at constant temperature, कि अगर हम बफर सॉल्यूशन में
पानी डाल देते हैं, ठीक है, या थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस की डाल देते हैं, तो उसकी पीएच चेंज होगी, पर सिग्निफिकेंटली इतनी चेंज नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा फॉर अ टाइम बिंग। उसके बाद क्या होगा कि कॉमन आइन इफेक्ट और लीचेडियर प्रिंसिपल कंबाइन होके, कॉमन आइन इफेक्ट और लीचेडियर प्रिंसिपल कंबाइन होके इक्विलिब्रियम को वापस रिस्टोर करेंगे और आपकी पीएच दोबारा वही आ जाएगी। बट फॉर अ टाइम बिंग क्या होता है कि पीएच डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। बफर सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। अब इसमें एक चीज बताइए, दूसरी भी होती है। एक चीज क्या होता है कि आपके पास वीक एसिड होना चाहिए अगर आप एसिडिक बफर बनाना चाहते हो। वीक एसिड पानी में डिजोल्व होगा तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इक्विलिब्रियम पे क्योंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड भी एग्जिस्ट करेगा, उसका कॉन्जुगेटेड बेस भी एग्जिस्ट करेगा। इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए, उसका साल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक है तो उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। अगर बेस वीक है तो बेसिक बफर बनेगा, जब बेसिक बफर होगा तो उसका साल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, किसके साथ, ठीक है। तो भाई पहली बात कि बफर सॉल्यूशन इज अ वीक एसिड, इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। अगर ये एसिडिक बफर की बात हो रही है, अ वीक बेस, अगर बेस वीक लेते हैं तो फिर बेसिक बफर बनेगा। And its conjugated acid, it resists change in pH and keep for the long time, कि ये काफी देर तक जो है for a long period of time ये क्या करेगा, pH को मेंटेन रखेगा। अब बफर के दो किस्म है, एक एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर। अब अगर आप वीक एसिड लेते हैं तो उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेंगे, इसी से हमने एसिड सेलेक्ट किया है तो बफर को एसिडिक बफर से। अगर आप वीक बेस लेते हैं, ठीक है, और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लेते हैं तो हमने साल्ट दिया, एसिड नहीं दिया, तो हमने लिया क्या है, वीक बेस। तो बफर कौन सा होगा, बेसिक बफर। बफर कौन सा होगा, तो एसिडिक और बेसिक बफर दो डिफरेंट काइंड की सीरीज हो गई। एसिडिक बफर में आप क्या लोगे, साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का लोगे या एसिड वीक लोगे। एसिड वीक होगा और उसका साल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, ठीक है बेटा। तो ये देखें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अब काफी स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि भाई वीक एसिड कौन सा होगा, वीक बेस कौन सा होगा। अगर आपको 9th 10th में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता है, तो अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, और वो कंप्लीटली पानी में डिजोल्व हो जाता है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड का फार्मूला देखने से आपको पता नहीं चलेगा, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहीं ना कहीं आप 8-10 मरतबा जो है इस चीज से गुजर चुके होते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जनरली समझें, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक वीक नहीं होते, इनऑर्गेनिक भी वीक होते हैं। सच कार्बोनिक एसिड वीक होता है क्योंकि वो हम कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीते हैं, अब HCl डाल के नहीं पिएंगे तो हम क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड को पीते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड होते हैं, सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई। अब ये आपको प्रीवियस नॉलेज बताएगी कि आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुनेंगे, या आपको प्रीवियस नॉलेज का पता हो, या आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का पता हो, या फिर आपको नेचर ऑफ बॉन्ड का पता हो, या फिर आपको बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट। अब ये सारी बातें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप किसी का मुंह देख के उसके अंदर का हाल नहीं बता सकते जब तक आपको एडिशनल नॉलेज ना हो, उसके बैकग्राउंड का पता ना हो, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे भी ये चीज वैलिड है कि आप इलेक्ट्रोलाइट को देख के नहीं बता सकते कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। देयर मस्ट बी अ बैकग्राउंड स्टडी अबाउट इट, आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें जनरल चीजें हैं, 2-3 चीजें कि भाई 1A ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। 2A वाले उससे थोड़े कम होंगे क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोलाइट से एनर्जी ज्यादा होती है। 3A वाले उससे कम होंगे, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी और कम होती है। तो कुछ जनरल बातें होती हैं और कुछ अकुल की बातें होती हैं, कुछ रटे की बातें होती हैं, कुछ बैकग्राउंड की बातें। तो ऑल ऑफ सडन आपको ये मिरेकल नहीं होता कि आप नाम आए आप बता दें कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। उसके लिए आपके पास एक सर्टेन बैकग्राउंड होता है जिसको हम छोड़ के चलते हैं, इसको पीछे कहीं मेले में छोड़ आते हैं, खुद जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो एसिटिक एसिड का नाम अगर आप कहीं पे भी सुनेंगे, इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 1.4%,
इस वजह से ये, और ये फर्स्ट ईयर के बुक की टेबल में दिया हुआ है, ओल्ड बुक में भी था, न्यू बुक में भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं पर आपको भूल जाती है, ठीक है। अब सोडियम एसीटेट जो है इसका साल्ट है, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कल हमने पढ़ा था, ये परसों पढ़ा था कि साल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट बेस से आता है और नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है। तो एसीटेट जो है इसमें नेगेटिव पार्ट है, तो एसिडिक यानी एसिटिक एसिड से आया, और सोडियम जो है हमें कहाँ से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 90 to 95% होती है, ये भी बुक में लिखा हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक वीक एसिड है, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को आप अगर कंबाइन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एसिडिक बफर। आपके पास क्या बन जाएगा? एसिडिक बफर, ठीक है बेटा। तो बेसिक बफर बनाना है तो आपके पास वीक बेस होना चाहिए। अगेन बुक में दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इतनी है जितनी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये भी एक वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, ठीक है। यानी अगर आपके पास 1000 मोल्स हैं तो ये जस्ट 14 मोल्स में आयनाइज होगा, 14 OH आयन मिलेगी आपको। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको अगर आप 1000 मोल्स डिसॉल्व करते हैं तो आपको 900 to 950 OH आयन मिलेंगे। 900 और 950 जस्ट 14। तो आप कंपैरिजन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से कर सकते हो कि ये एक वीक बेस है, ठीक है। अब इसका साल्ट किसके साथ दिया हमने? अमोनियम क्लोराइड। अब क्लोराइड कहाँ से आया? HCl, ठीक है। HCl से, यानी नेगेटिव पार्ट साल्ट का जो है वो किससे आता है? एसिड से। तो क्लोरीन कहाँ से आया? HCl से। HCl की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 90 से 95%। वी से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो हम इन दोनों को, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के को आपस में मिक्स करेंगे तो इनका साल्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये साल्ट और ये एसिड जो इक्विलिब्रियम पे मौजूद होगा, ये एज अ क्या करेंगे? एज अ बफर एक्शन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है? इसको बफर एक्शन कहते हैं। दो टर्म्स होती है, एक बफर एक्शन कि बफर सॉल्यूशन कैसे काम करती है, कैसे पीएच मेंटेन करती है। दूसरी होती है बफर कैपेसिटी, कि बफर सॉल्यूशन कितनी, हाउ लॉन्ग बफर सॉल्यूशन कैन मेंटेन इट्स पीएच बाय यूनिटी, ठीक है। एक पीएच चेंज होने तक वो कितने मिलीलीटर या मोलरिटी ऑफ सर्टेन एसिड और बेस खुद में टॉलरेट कर सकती है। तो इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी, कि जितने मिलीलीटर आप सेम मोलरिटी एक बफर सॉल्यूशन में आप डालते हो, फिर दूसरे में डालते हो, दोनों में 1 पीएच चेंज आए। यानी अगर, चलिए इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। तो हम बात करते हैं बफर एक्शन की, ठीक है। उसके बाद बफर कैपेसिटी पे आते हैं। व्हाट इज बफर एक्शन? कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करती है, थोड़ा सा गौर से देखना कि हमारे पास हम लेते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? एसिड होना चाहिए कि बेस? तो हम लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिड वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एसीटेट आयन कॉन्जुगेटेड बेस, और क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। अब इसका साल्ट किसके साथ लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो वो कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। इसके बाद क्या चीज है? इसी में भी कॉन्जुगेटेड बेस जो आपका आएगा वही आएगा। इसके बाद क्या हो गया? सोडियम। अब वही कॉमन आयन वाला सीन अप्लाई करोगे। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और क्या दोनों में कॉमन आयन है? ठीक है। तो कॉमन आयन की वजह से क्या होता है? इक्विलिब्रियम को किधर जाना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। चलें, फॉर अ सर्टेन रीजन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, इक्विलिब्रियम दोनों का मेंटेन है, ठीक है। अब दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन है, हम क्या करते हैं? इस एसिडिक बफर में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एसिड। एसिड क्या फर्निश करेगा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन अगेन क्या है? कॉमन आयन। ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद है। आप लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन यानी एसिड ऐड किया, तो उसने क्या दिया? एसिड दिया, सॉरी हाइड्रोजन आयन दिया। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई इक्विलिब्रियम पे, तो हाइड्रोजन आयन स्ट्रेस डेवलप करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की के वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन? एसिटिक एसिड। तो जितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए थे, जितने एसिड डिसॉल्व करने पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पे आए थे, वो स्ट्रेस डेवलप करके रिएक्शन को किधर ले जाएंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में।
जब बैकवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो जितने भी नए हाइड्रोजन आए थे वो अनआयनाइज होके दोबारा क्या बनाएंगे, एसिडिक। इस तरह से क्या होगा कि जब आपने जिस वक्त आपने एसिड डिसॉल्व किया था उस वक्त तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो थोड़ी सी पीएच चेंज होगी, उसी वक्त फिर दोबारा क्या हो जाएगा कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी पीएच एक सर्टेन रेंज में मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, मेंटेन। ये बात समझ रहे हैं? एक मिनट रिपीट करता हूँ, ठीक है। क्या होगा कि जब आप इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते, यानी ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हैं, इनका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, एसिड ऐड। एसिड ऐड करेंगे तो एसिड आयनाइज होगा, आयनाइज होगा तो क्या देगा, H प्लस आइन देगा, प्रोटॉन देगा, ठीक है। तो प्रोटॉन कॉमन आइन है ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटॉन से, और इसमें जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है तो ड्यू टू कॉमन आइन, ड्यू टू लीच प्रिंसिपल, हाइड्रोजन आइन स्ट्रेस डेवलप करेंगे और दे पुश इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कहां बेटा पुश करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एसिटिक एसिड की जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन आइन जितने एक्स्ट्रा आए थे वो इधर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पीएच मेंटेन रहेगी या चेंज हो जाएगी। पर जब जिस वक्त आपने एसिड ऐड किया था उस वक्त चेंज हुई थी ना थोड़ी सी। हे दरी बंद कर, हो खोल भाई, परी परी बंद कर, हाँ ये भाई खोले चलिए, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एसिड का इफेक्ट हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें बेस ऐड करते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें बेस ऐड करते हैं, ठीक है भाई। बेस क्या फर्निश करेगा, OH आइन, ठीक है। बेस हमने डिसॉल्व किया, बेस ने हमें दिए क्या, OH आइन। OH आइन क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन आइन के साथ मिलके वाटर बनाएगा, ठीक है। जैसे वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी इक्विलिब्रियम पे। अब जब इक्विलिब्रियम पे आप प्रोडक्ट को निकाल रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जितने हाइड्रोजन यहाँ से वाटर बनाएंगे उतना इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, ये आपको दोबारा क्या देगा, हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करके देगा। जितने बेस OH जो है वो हाइड्रोजन खाता जाएगा उतनी इसकी आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गई, जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कम हो गई, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गई। अब ये ज्यादा आयनाइज होकर आपको क्या देगी, हाइड्रोजन आइन देगी। तो जितने आपके हाइड्रोजन आइन गुम होते जाएंगे OH के साथ, उतने रीअपियर होते जाएंगे, ठीक है। अगेन पीएच क्या रही, मेंटेन रही। पर जिस वक्त आपने बेस ऐड किया था उसने ऑल ऑफ सडन जब बहुत नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन खा लिए थे, ठीक है, तो उस वक्त ये क्या, उसमें थोड़ी चेंज आएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आइन कम कंसंट्रेशन कम होती गई, ठीक है, तो दोबारा रिएक्शन इधर एक्शन में आ गया, तो फिर पीएच इक्विलिब्रियम खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा और फाइनली पीएच आके दोबारा वापस वहीं आ जाएगी। बट एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस पीएच क्या होगी, डिस्टर्ब। पर अगर नॉर्मल सॉल्यूशन में आप एक कतरा भी एसिड डाल देते हो, क्योंकि उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलने के लिए कोई नहीं है, तो इसकी पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो परमानेंटली बढ़े, टेम्पररी बढ़े। बफर सॉल्यूशन की पीएच परमानेंटली नहीं, टेम्पररी थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे ही चेंज होती है तो स्ट्रेस डेवलप होगी और इक्विलिब्रियम उसको किधर धकेलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो पीएच क्या रहेगी, मेंटेन। ये बात समझ रहे हैं बेटा, दो बातें थी, ठीक है, दो बातें थी। कौन कौन सी, एक एसिड का इफेक्ट था, दूसरा बेस का इफेक्ट था। अब आगे आते हैं, आगे क्या चीज है, यही है आपका बफर एक्शन कि आपने एसिड ऐड किया तो क्या होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ OH जो है क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को खाया, इसने वाटर बनाया, तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा, इधर, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइन से क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइन कह रहा है कि इसके साथ मिलके, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन आइन कॉमन इसमें और दूसरा इसके साथ मिलके इक्विलिब्रियम को किधर ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी दो कॉमन आइन हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आइन इसके साथ मिलके
इधर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दूसरी चीज क्या है कि हाइड्रोजन की कॉमन आयन की वजह से वापस चला जाएगा। जैसे इफेक्ट तो हाइड्रोजन आयन का होता है, तो इसमें कॉन्जुगेटेड बेस का भी दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज क्या है, बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या होती है? It is important to realize buffer solution cannot keep pH constant if enough acid or base is added into it. कि बफर सॉल्यूशन एक सर्टेन लिमिट में एसिड और बेस को टॉलरेट कर सकती है। अगर डेफिनेशन भी यही है कि ऑन डाइल्यूशन और व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू, अगर आप लार्ज अमाउंट में एसिड और बेस ऐड कर लेंगे तो फिर क्योंकि आपका जो एसिड है वो वीक है, वो ज्यादा आयनाइज नहीं होता। ठीक है, वो ज्यादा आयनाइज नहीं होता, तो वो थोड़ा आयनाइज होता है, तो आप थोड़ा बेस यूज करके उसका इक्विलिब्रियम इधर उधर कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा डाल लेते हो तो फिर जो है आपकी जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एसिटिक एसिड इतना आयनाइज नहीं होगा, तो इस वजह से पीएच आपकी मेंटेन नहीं रह पाएगी थोड़ी अमाउंट में। ठीक है, तो फिर बफर कैपेसिटी क्या होती है कि आखिर कितनी कैपेसिटी है बफर सॉल्यूशन के पास, कितनी देर तक कितनी जो एसिड और बेस के वॉल्यूम को वो विथस्टैंड कर सकती है। ठीक है, इसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है क्या बफर कैपेसिटी? द क्वांटिटी ऑफ सब्स्टेंस एसिड और बेस दैट कैन बी मिक्स्ड इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर चेंज इन पीएच नोन इट्स कैपेसिटी। अब ये आधा लिखा हुआ है तो मैं इसको पूरा करता हूं। मान लें कि आपके पास बफर सॉल्यूशन की पीएच है, ये है वह बफर सॉल्यूशन, और उसकी जो पीएच है वो 3.4 है, 3.4 है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने इसमें एसिड डिसॉल्व किया, आपने इसमें बेस डिसॉल्व किया। एक पीएच को कम करेगा, एक पीएच को बढ़ाएगा। बताएं कौन बढ़ाएगा कौन कम करेगा? एसिड क्या करेगा? कम करेगा। और बेस क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, तो मान लें कि हमें जो पीएच करनी है वो 2.4 और पीएच करनी है 4.4, यानी सिंपली कहें तो प्लस माइनस 1 यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो पीएच बफर की जितनी भी है उसमें प्लस माइनस 1 कहेंगे। माइनस 1 कब होगा? जब आप एसिड ऐड करोगे। ठीक है, तो जब हम एसिड ऐड करें, एसिड ऐड करते जाएंगे उसकी पीएच आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, इक्विलिब्रियम रिपेयर करेगा, पर कितना रिपेयर कर सकता है वो तो फर्दर डाइल्यूशन या फर्दर एडिशन ऑफ एसिड बताएगा। ठीक है, हम करते जा रहे हैं, पीएच कम हो रही है। जैसे ही पीएच इधर आ जाए 2.4 से, हम क्या करेंगे इधर। ठीक है, इधर क्या यूज देखेंगे कि भाई एसिड जो हमने यूज किया था, ठीक है, इसकी पीएच को कम करने के लिए उसकी कितनी कंसंट्रेशन और मिलीलीटर हमने इसमें ऐड की, बेस के कितने मिलीलीटर ऐड किए हैं, इसकी जो पीएच है उसको 3.4 से बढ़ाने 4.4 तक जाने के लिए। एक ये बफर सॉल्यूशन थी। दूसरी हमारे पास बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरी बफर 2 है। इसकी जो पीएच है मान लें कि 4.3 है, तो प्लस माइनस 1 करें तो क्या होगा? 3.3 और 5.3। ठीक है, तो अगर इसमें एसिड के 250 मिलीलीटर पे 1 पीएच चेंज की थी, ठीक है, इसने मान ले कि 330 पे मिलीलीटर बेस पे अपनी 1 पीएच चेंज की थी। इसने जो अपनी पीएच चेंज की एसिड डालने पे वो 450 मिलीलीटर पे की। ठीक है, तो बताएं कौन सी सॉल्यूशन है जो ज्यादा एसिड और बेस को टॉलरेट कर रही है, ऊपर वाली के नीचे वाली? उसमें 1 चेंज आए। उसमें कितनी चेंज आए? पीएच में 1। ठीक है, तो इसमें जब हमने एसिड डाला 450 मिलीलीटर, तब इसकी पीएच 1 चेंज आई। इसमें कितने पे आई? 250 मिलीलीटर पे। मतलब क्या हुआ कि कौन सी बफर सॉल्यूशन में ज्यादा कैपेसिटी है टू मेंटेन और टू रिटेन इट्स पीएच नीचे वाला, इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो क्या कहते हैं? तो इधर थोड़ा सा हल्के हल्के लफ्जों में लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द बफर सॉल्यूशन कैन कीप पीएच कांस्टेंट इफ इनफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। ज्यादा बेस अगर ऐड करेंगे और एसिड तो बफर सॉल्यूशन पीएच मेंटेन नहीं कर पाएगी, और उसमें जो चेंज आ रही है, अगर यूनिट चेंज आ रही है तो उसमें हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, मोलारिटी कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब द क्वांटिटी ऑफ सब्स्टेंस एसिड और बेस दैट कैन बी मिक्स्ड इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स पीएच इज चेंज। ठीक है, तो हम एसिड और बेस की कितनी क्वांटिटी डालते हैं कि उसकी पीएच चेंज हो जाए। ये बिफोर बात करें, अब ऐड करने के बाद जो है ना पीएच चेंज होगी। ठीक है, तो
एसिड और बेस ऐड करने के बाद कितना आपकी जो पीएच है वो कितना चेंज होती है, यूनिट चेंज, वन चेंज के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, बफर कहते हैं। आगे इसकी एप्लीकेशन हैं। बफर सल्फेट प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बायोकेमिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 to 7.4 ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, यानी ब्लड के अंदर वाटर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद होते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड आयनाइज होगा तो कार्बोनेट आयन बनेगा। वो कार्बोनेट आयन जो है, कॉन्जुगेटेड बेस जो है, वो क्या कर रहा है, वो आपका और कार्बोनिक एसिड ये दोनों बफर का काम कर रहे हैं। और क्या होगा कि ब्लड अपनी पीएच ड्यू टू दिस थिंग वो क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। Buffer solution are widely used in industry processes such as fermentation, dye process, and manufacturing pharmaceuticals. कुछ दवाइयां अगर जो है टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास ऐसी मेडिसिन है जिसका जिसका कंपोनेंट डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है या ओएच आयन दे रहा है तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर उसमें बफर ऐड होगा तो उसकी पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो फार्मास्यूटिकल में भी ये काम आती है। बफर सॉल्यूशन यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू मेंटेन पीएच फॉर सॉइल। अब देखें, सॉइल के दो टाइप होते हैं। सॉइल के दो टाइप होते हैं, एक फर्टाइल कहते हैं, एक स्टेराइल कहते हैं। एक फर्टाइल सॉइल, दूसरा स्टेराइल। फर्टाइल सॉइल की पीएच जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन बिटवीन 3 to 10। ठीक है, ये फर्टाइल सॉइल की रेंज है। ठीक है, दूसरी होती है स्टेराइल, गैर जरखे जमीन, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ना हो। कितनी हो, लेस देन 3, मोर देन 10। अब लेस देन 3 क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगी, और मोर देन 10 क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगी। तो इस पीएच पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटीन ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगा, आपका फसल जो है वो जल जाएगा। तो ये हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है, इनका एक काम ये भी होता है कि एज अ बफर एक करते हैं और सॉइल की पीएच को मेंटेन करते हैं। जब एक फसल हो जाता है, एक क्रॉप हो जाता है, तो दूसरे क्रॉप तक ये जमीन की पीएच को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनके दो काम है, एज अ बफर सॉइल की पीएच को मेंटेन रखना, एज अ न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करना। ठीक है, और तीसरी बात क्या होती है, रेजिस्ट अगेंस्ट द डिजीज। ये इम्यून सिस्टम भी प्लांट्स का बढ़ाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को रेजिस्ट कराते हैं या उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के उनको डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। देखें, आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, इधर भी इसका काम होता है। बफर सॉल्यूशंस आर आल्सो यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू मेंटेन पीएच of various food items in order to preserve their flavor, appearance and microbiological stability। तो ये सारा किस्सा बफर सॉल्यूशन। तो हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस चैप्टर के कहीं से निकाल के आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। फिर जो आपके नहीं होंगे तो वो मैं आपको एक दो प्रॉब्लम रोजाना करेंगे। ठीक है, इसके साथ जो है क्या करेंगे कि हम अपनी टॉपिक की जारी रखेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी जो हम बात करते हैं वो किस चीज की बात करते हैं, हम नए चैप्टर पे आते हैं डायरेक्ट। और पहले कौन सा करें, काइनेटिक्स करें या वो करें, थर्मो कर लें, पहले काइनेटिक्स करें। भाई काइनेटिक्स की डिमांड कुछ ज्यादा है, कुछ थर्मो की थोड़ी कम है। मेरे लिए भाई सारे एक जैसे हैं, जो आप लोग कहोगे मैं करते थे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखते हैं पहले कौन सा आता है, तो धर्मो कर लें। चले भाई धर्मो कर लेते हैं, धर्मो। धर्मो किधर है, लास्ट है क्या, एक बार अभी धर्मो ही चलेगा। ये ना, ये सॉल्यूशन है।
लास्ट भाया पूजा सिंह लास्ट प्रोजेक्ट तो है ना मेरे ख्याल में। रिश्ते हैं ये तो पूरा हो गया। इलेक्ट्रो 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 धर्मों केमिस्ट्री सिस्टम सराउंडिंग चाय का कप। लो जी भाई ये आ गया थर्मो केमिस्ट्री। थर्मो का मतलब गर्मी है, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री है, तो गर्मी वाली केमिस्ट्री को थर्मो केमिस्ट्री कहते हैं। यानी आजकल जो मौसम चल रहा है वो गर्मी वाली केमिस्ट्री। तो भाई पहले इसके प्रोफाइल को पढ़ना जरूर है, इसमें नई नई चीजें, बाकी तो नीचे टॉपिक सेम होते हैं। एनर्जी चेंजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ केमिकल प्रोसेस। कि जब कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, भले वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, तो एनर्जी जो है वो क्या होती है, चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिजिकल प्रोसेस किया, आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो आप एनर्जी दोगे। कोई लिक्विड जो है वो कंडेंस होता है, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। या कोई आप सब्लिमेशन कराते हैं, एनर्जी दोगे। केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब रिएक्शन की जो बॉन्ड एनर्जी है, जो प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी की हमेशा बराबर तो नहीं होगी। अगर एग्जैक्टली बराबर है तो रिएक्शन थर्मोन्यूट्रल कहलाता है, जो हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, अपने सिलेबस में वैसे होते हैं। थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट के। तो वो थर्मोन्यूट्रल यानी ना एंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा। पर मोर देन 99.9% रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एनर्जी है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोडक्ट से या तो कम होती है या क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी या रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा या फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी अदर वर्ड में कहें तो जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होगा तो मटेरियल चेंज के साथ साथ एनर्जी भी चेंज होती है, एनर्जी भी चेंज होती है। आगे आए, व्हेन गैसोलीन इज इग्निटेड, जब आप गैस को जलाते हो, गैसोलीन यानी पेट्रोल को जलाते हो, with air in car engine, a certain amount of energy is released which converts in moving the piston, which is the wheels of the car. Similarly, जब आप गाड़ी में, कार में पेट्रोल डाल के गाड़ी को स्टार्ट करते हो, पेट्रोल जलता है, उससे एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर गाड़ी के पिस्टन को घुमाती है, इंजन के पिस्टन को, और आपका पहिया चलता है और गाड़ी चलती है। अगर आप पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नुस्खा देता हूं। अगर आप गाड़ी में 4 बंदे बैठे हो और आप कम पेट्रोल में, कम खर्चे में जाना चाहते हैं, 2-2 बंदे नीचे उतर के धक्का दो, ठीक है। 2-2 बंदे नीचे उतर के गाड़ी को धक्का दें, ठीक है। तो क्या होगा, पेट्रोल की बचत। Similarly, food can provide energy by burned up with oxygen and every cell of our body। कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। फूड के 6 कंपोनेंट है, वो अंदर जाते हैं, अंदर उनकी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सारा कुछ होता है, और वो खाना टूट के, ठीक है, हमें एनर्जी देता है। वो एनर्जी हमारे मसल्स में, लिवर में स्टोर होती है, ब्लड में स्टोर होती है, और जैसे जैसे हम काम करते हैं वो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। और सारा दिन हम जो काम करते हैं, जब आपको हंगर लगती है, भूख लगती है, मान लें कि आपने जो खाना खाया था, आपके पेट में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो हम यूज करते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन यही है ना, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो आप जो उठते हो, बैठते हो, खेलते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, ट्रप्पे खाते हो, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको एनर्जी करवाती है, ठीक है। तो या कोई ज्यादा एक्टिव होता है, उसको वो होता है, तो ये सारा कुछ कौन कराती है, ये एनर्जी। नहीं, अब्दुल रहमान नॉर्मल बता रहे। हीट एंड एनर्जी टेम्परेचर आर टू डिफरेंट टर्म्स।
हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है भाई फिजिक्स में आए तो? एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एक टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड हीट इज मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक बात ये हो गई। ठीक है, a temperature describes the random movement of particles of a substance where heat is associated with transfer of energy between two bodies। टेम्परेचर इस चीज पे डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? टेम्परेचर की। कौन सी? एवरेज काइनेटिक। ठीक है, यानी ये जो पार्टिकल्स की मोशन है वो टेम्परेचर को कवर करती है। अब दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक कोल्ड बॉडी एक हॉट बॉडी है। ठीक है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? हीट कहोगे, यानी हीट एक्सचेंज होगी। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। The study of energy transformation as a heat during a chemical process is known as thermochemistry। थर्मो वर्ड का मतलब ही हीट है, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस जो होने पे उसकी एनर्जी चेंज हो, या एनर्जी बढ़ जाए या एनर्जी कम हो जाए, तो ये हम किस में पढ़ेंगे? ठीक है, और किस एनर्जी की स्पेशली बात हो रही है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल केमिकल में, तो उसको आप थर्मो में नहीं पढ़ोगे। थर्मो में सिर्फ हीट एनर्जी से रिलेटेड, हीट इंटू केमिकल, केमिकल इंटू हीट, ये दो एनर्जी रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं। तो थर्मोडायनामिक एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड है, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स किलो। तो इसकी लिटरली मीनिंग है किलो ऑफ हीट, किलो ऑफ हीट। पर बुक क्या कह रहा है? थर्मोडायनामिक्स इज ग्रीक वर्ड, द फर्स्ट पार्ट थर्मो प्रेजेंट हीट एंड द सेकंड पार्ट व्हिच मींस डायनामिक्स, किलो और मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स इज एन एसेंशियल ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरट्रांसफरेंस ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब थर्मोडायनामिक्स की और डेफिनेशन ये थी कि जब भी हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में या और एनर्जी इनटू हीट एनर्जी कन्वर्ट हो तो उसको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा जाता था। ठीक है, अब इसको थोड़ा फर्दर क्या किया गया है, इसको एक्सप्लोर किया गया है। अब इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि एनी स्टडी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सी एनर्जी? थर्मो। पर एक चीज है इसमें कि एक एनर्जी, इसमें अभी भी ये कंडीशन है कि एक एनर्जी जरूर हीट एनर्जी होनी चाहिए। हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई और दूसरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, ये दो चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? Thermodynamics applies to a variety of sciences such as physics, chemistry, engineering, and plays important role in daily life। ठीक है, thermodynamics is a macroscopic science concerns with the initial and final state of physical or chemical process but does not tell us about the molecular constitution of matter। कि थर्मोडायनामिक्स एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है जो आपको मैटर की इनिशियल स्टेट में चेंज क्या आई है, फाइनल में क्या आई है, उससे तो डील करता है, पर ये आपको क्या नहीं बताएगी कि पार्टिकल्स कितने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये एरिया, ये मेरिट जो है, ये जो एप्लीकेशन है वो थर्मोडायनामिक्स की नहीं है। वो सिर्फ आपको इतना बताएगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या चीज है? It helps us to predict whether thermochemical process can occur at particular condition or not. However, it is incapable of assessing the rate of reaction। थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री आपको इतना बता सकती है कि भाई ये फलां रिएक्शन इस कंडीशन पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपके पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप उस रिएक्शन मिक्सर को अगर फ्रिज में रख लेते हो, रिएक्शन होगा? थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स हमें गाइड कर रहा है कि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, तो जब तक आप उसको गर्म नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। कोई गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, गैस रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन के मोल ज्यादा है तो फिर आपको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए। अगेन आपको अगर उसको लो प्रेशर पे करवाना चाहते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो थर्मोडायनामिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं, हमें कंडीशंस बता रहा है कि किस कंडीशन पे आपका रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, बाकी ये ब्रेक हो गई, तो ये सिस्टम सराउंडिंग हम कर चलेंगे, सिस्टम सराउंडिंग ये कल कर